हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिस सेशंस। इससे पहले जो मेरी यूट्यूब पर क्लासेस रही है, तो उनमें हम लोगों ने अपना सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और वही सेम सीरीज जो सॉइल मैकेनिक्स के अभी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने अभी नेक्स्ट मंथ में। सॉइल मैकेनिक्स के फर्दर जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है उनको, ठीक है। और आज से हम लोग कुछ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है, ये मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लासेस में इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है। और वहाँ पर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं वैसे तो, है ना। हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं अभी अच्छी हूँ। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो स्पेशल क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, लाइक अभी हमने स्पेशल क्लासेस में वाटर डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स और कुछ करेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ाई कर ली है। और आगे की क्लासेस जो हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पर बताती रहूँगी मैं कि कब कौन से दिन कौन सी क्लास होने वाली है आपकी। तो आज हम एनवायरमेंटल का जो फर्स्ट चैप्टर है, ज़्यादातर क्वेश्चंस उसके इंक्लूड होंगे, लाइक आपका वाटर डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो एनवायरमेंटल में हम अभी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इसके बाद कवर करेंगे। हाय पियाली, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से सभी ज्वाइन कर लेंगे। पहले ये बताओ, इससे पहले जो सॉइल मैकेनिक्स के हमने क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, आप लोगों ने उनको फिर से प्रैक्टिस किया? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं आया? जितने भी अभी तक सॉइल के क्वेश्चंस करे हैं, सॉइल के और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी अपने अभी नेक्स्ट मंथ में। इसी तरह एक सीरीज स्टार्ट होगी, तो वहां पर सॉइल के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखो, आपके जितने भी क्वेश्चंस चाहे यूट्यूब क्लासेस में कराती हूँ चाहे स्पेशल क्लासेस में करवाती हूँ, ये आपके ईएससी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, इसमें गेट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और इन प्रैक्टिस सेशन वाले कोर्सेज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका पार्ट है, अगर आपने एनवायरमेंटल फॉर एग्जांपल पढ़ा हुआ है, आपको रिवाइज करना है, तो सबसे बेटर मेथड होता है कि हम लोग क्वेश्चंस देख लें। अगर आपने पढ़ रखा है पहले, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर नहीं आना है। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट, इसीलिए आपको स्पेशल क्लास में पढ़ा रही हूँ इसका, है ना, और उसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, अभी आपको कुछ आइडिया, जो अभी जिन लोगों की आज ये फर्स्ट क्लास है उनको ये बता देती हूँ। इससे पहले जितने भी मैंने यूट्यूब पर क्लासेस ली हैं, आपको सेम चैनल पर वो मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर इससे पहले मैंने कुछ फाउंडेशन इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस करवाए हैं, सॉइल के अलग अलग टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और सॉइल के क्वेश्चंस भी कवर हैं। और अभी ये मैंने एनवायरमेंटल के क्वेश्चन स्टार्ट किए। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस, और बीच में बहुत से टॉपिक्स, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में कोई सब टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने यहाँ पढ़ाए हैं। आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी मेरे नाम की, तो जितने भी कोर्सेज, जो भी मैंने टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं, वो सारे आप यूट्यूब पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कैपिलरी वाले में डाउट है, चलिए उसको हम लोग अपनी स्पेशल क्लास में किसी में आपको कवर करवा दूंगी, वो इफेक्टिव स्ट्रेस वाला। वैसे मैंने एक क्लास ली थी इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम वाली, अगर आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाती है तो सही रहेगा। मैंने लास्ट मंथ स्पेशल क्लास ली थी इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर, और वहाँ पर समझाया था कि ये कैपिलरी राइज वाला जो केस है, वहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर वो क्लास मिल जाती है तो बिल्कुल आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो किसी और स्पेशल क्लास में कर लेंगे। हाय साहिल, हाय ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग। और अभी अनअकैडमी पर जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, मैं वहाँ पर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ, और नेक्स्ट मंथ आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाली हूँ अनअकैडमी प्लस पर। और अभी साथ में सॉइल मैकेनिक्स पर आपका एक प्रैक्टिस कोर्स भी चल रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 9:30 से रहती है, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में पहले कवर करा चुकी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, है ना। आपको पता ही है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, सेम कॉन्सेप्ट आ सकता है, पर क्वेश्चंस अलग होंगे। तो उसके लिए तैयारी करनी है तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं मेरे,
अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो, लाइक इससे पहले लास्ट ईयर मैंने जो भी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पढ़ाए हैं, आप वो सभी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। इनमें जितने भी पीडीएफ्स अपलोड करे हैं वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम वीडियोस देख सकते हो, साथ साथ में लाइव सेशंस जो अभी चल रहे होंगे उनमें भी बिल्कुल क्लास में आ सकते हो, है ना। कोई डाउट पुरानी क्लास में, आप डाउट क्लियरिंग सेशन में आओ, और डाउट क्लियरिंग सेशन में जो भी डाउट आपके हैं आप वहां पर आकर पूछ सकते हो। तो ये कुछ रहता है अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज, लाइक आपको मेरी प्रोफाइल पर जाकर दिख जाएंगे, जो सब्जेक्ट्स अभी तक कवर कराए हैं वो सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। हाय शाश्वत, गुड मॉर्निंग। चलिए तो अभी की क्लास को स्टार्ट करें। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स के ऊपर है। वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका कुछ ये डेटा दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2020 बाय अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। 2000 तक आपको डेटा दिया हुआ है पॉपुलेशन का। आपसे पूछा हुआ है 2020 में पॉपुलेशन कितनी होगी, और आपको किस मेथड से यहाँ पर पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है, बाय अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अगर मैं आपसे पूछूं ये मेथड हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए लगाते हैं, लेकिन किन सिटीज के लिए, ओल्ड सिटीज के लिए या फिर न्यू सिटीज के लिए मैं इसको प्रेफर करूंगी अरिथमेटिक मेथड। बताओ, अरिथमेटिक से अगर मैं पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रही हूं तो मैं प्रेफर किन सिटीज के लिए इस मेथड को करूंगी, ओल्ड सिटीज में पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए या फिर न्यू सिटीज में। अब देखो ये जो सारा थ्योरी है इसके पीछे कि क्या है ओल्ड सिटीज, क्या अरिथमेटिक मेथड का क्या फॉर्मूला लगता है, या फिर ज्योमेट्रिक मेथड कहाँ यूज होता है, वो सारा स्पेशल क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो जो भी लोग अभी यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं, देखो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो करो अनअकैडमी पर, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और वहाँ पर जो भी फ्री क्लासेस आने वाली होंगी और जो पहले हो चुकी हैं आप उनको देख सकते हो। मैंने इसी महीने आपका एनवायरमेंटल की अभी 6 क्लासेस ले चुकी हूँ अभी तक, और उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अरिथमेटिक मेथड से जो आप पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हो फॉर द ओल्ड सिटीज, उसके लिए प्रेफर करते हैं हम लोग, और रीजन वगैरह हमने सब वहां पर समझे हैं अच्छे से, तो जरूर वो लेसन्स आपने देख लेने हैं, है ना। अब करेंगे हम फोरकास्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 1960 से 1970 के लिए जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कितनी है। हाय सुजीता, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, अब बताएंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2,50,000 से 2,80,000 हो रही है। कितना इंक्रीज आया पॉपुलेशन में आपका यहाँ पर, 30,000 का, बिल्कुल। उसके बाद 280 से 340 के बीच पॉपुलेशन, मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, आपको पता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में पॉपुलेशन फोरकास्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस N इंटू एक्स बार, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। P नोट होता है कि लास्ट किस ईयर की पॉपुलेशन आपको पता है, आपको पॉपुलेशन 2000 की पता है, तो पॉपुलेशन इन ईयर 2000 प्लस N यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो गिवन पॉपुलेशन आपको पता है और जिस ईयर में आपने पॉपुलेशन निकालनी है, इसके बीच नंबर ऑफ डिकेड्स का डिफरेंस कितना है। अच्छा, नंबर ऑफ डिकेड्स का डिफरेंस N यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता, N इज द नंबर ऑफ डिकेड्स। डिकेड्स मतलब 10 साल, 10 साल मिला के बनाते हैं आपका 1 डिकेड, ठीक है। 10 years इज इक्वल टू 1 डिकेड। तो आपका 2020 से लेकर 2000 तक कितने डिकेड्स हो गए, 20 ईयर्स हो गए। 20 ईयर्स का मतलब है 2 डिकेड्स हो गए। अच्छा, तो आप N की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। हाय अंकित, गुड मॉर्निंग। N की वैल्यू को 2 पुट करोगे, ठीक है। अब बात आती है ये x बार निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल रही हूँ और उसका एवरेज ले लूंगी। मतलब मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल रही हूँ कि एक 10 सालों में एवरेज किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अब हम x बार को निकालने के लिए ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाला कॉलम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, ये वैल्यू आई आपकी यहाँ पर 60,000। 340 से 420 के बीच कितना इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है, और यहाँ से एक्स बार निकालो, ये आएगा 80,000 एंड 70,000, 80,000 एंड 70,000, ऐसे निकाल लिया। 1960 से 70 के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 250 से 280 में 30,000, 280 से 340 में 60,000, 340 से 420 80,000, है ना। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लो यहाँ पर और एवरेज निकाल लो कि कितना इंक्रीज हो रहा है एवरेज। एवरेज एक्स बार कितना आ रहा है, एक्स बार इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ रहा होगा आपका 60,000, है ना। एक्स बार आएगा 60,000, कैसे निकाला, इन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 60,000। तो पॉपुलेशन निकालनी है किस साल में, ईयर 2020 में। ईयर 2000 में पॉपुलेशन हम लोग जानते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बहुत से लोगों ने आंसर बता दिया। यहाँ ये ऑप्शंस दिए हुए थे, देखो आप क्या आंसर करके आते, इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट करके आते आप। अब आपने सब वैल्यू निकाल ली। पॉपुलेशन ईयर 2000 की, ईएससी 2014 का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन निकाल ली, एन आपको पता है, ऑप्शन सी यही आ रहा है ना, 6,10,000। चलो, तो कैसे सॉल्व किया, पॉपुलेशन इन ईयर 2020 इज पॉपुलेशन इन ईयर 2000 प्लस एन इंटू एक्स बार, और ईयर 2000 में पॉपुलेशन हमें कितनी दी थी, 490 और ये 1000 प्लस एन इज इक्वल्स टू 2, और एक्स बार आपने अभी निकाला था 60,000। क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। तो इजी था। 2020 में पॉपुलेशन इसने पूछी थी अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान ये रखना है कि एन यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ईएससी 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी in the year 2000 was 82,300. If the average percentage increase in population per decade, आपको ये परसेंटेज इंक्रीज पर डिकेड दे रखा है 35%। ये ईएससी के ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, ये 2015 का है, और अभिषेक पिछला क्वेश्चन जो हमने किया वो 14 का था। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज विल बी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल मेथड जो आप यहाँ पर अप्लाई करते हो पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। ठीक है, पी नॉट आपको यहाँ पर क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन ईयर 2000, और पॉपुलेशन निकालनी है 2020 में। पॉपुलेशन 2000 में आपको दे रखी है, और ग्रोथ रेट जो है वो 35% दिया हुआ है। एन सेम है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिकेड्स निकाल लो, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो क्या आएगा, आर क्या है हमारे पास, ग्रोथ रेट 35% दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू 35%। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड, हर 10 सालों में जो पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट है वो 35% है, मतलब आर की वैल्यू दी है। तो सारी बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी अगर आपको ये डायरेक्ट रिलेशन पता हो। तो ये अरिथमेटिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड आई होप सभी को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो देखो पी एन क्या आएगा हमारा, मतलब पॉपुलेशन किस ईयर में निकालनी है, अगेन 2020 में। तो पॉपुलेशन इन 2020 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन किस ईयर में दे रखा है, ईयर 2000 में, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, और ईयर 2000 में पॉपुलेशन इज 82300। सभी ने फाइंड आउट कर लिया। 1 प्लस ग्रोथ रेट इज 35% अपॉन 100 रेज टू पावर एन, एंड अगेन नंबर ऑफ डिकेड्स ईयर 2000 से 2020 तक आपके बन गए 20 ईयर्स विच इज इक्वल्स टू 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर पुट करोगे 2, है ना। तो यहाँ पर ये 2 पुट करके आपकी जो वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी बन रहा है 1,50,000।
ये बन रहा है पॉपुलेशन इन ईयर 2020 आपका आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर सही बिल्कुल बता सकते हो। क्या बोला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड पेयर्स। फर्स्ट लिखा हुआ है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ओल्ड सिटीज ओनली, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड न्यू सिटीज ओनली, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ओल्ड सिटीज ओनली। हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा मेथड हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या इन्होंने ये सब कुछ जो मैच करके रखा हुआ है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, और कौन से करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पर ऑप्शंस। तो देखो अरिथमेटिक के लिए तो आप लोगों ने अभी मुझे आंसर बता दिया था कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ओल्ड सिटीज। और आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है ये न्यू सिटीज के लिए। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को कहाँ अप्लाई करते हैं? अगर ऑप्शन सी होगा। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड किसके लिए हमारा एप्लीकेबल होता है? आप लोगों ने पूरा ग्रोथ कर्व इस तरीके से पढ़ा होगा, पॉपुलेशन और ये टाइम, इस तरीके से ये बनता है कुछ। इनिशियली हाई रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, फिर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और पॉपुलेशन इंक्रीज का जो रेट है वो डिक्रीज करने लग जाता है। सो अगर रेट के साथ में कर्व बनाऊं dp/dt तो ये वाला कर्व बनेगा जो मैंने ये नीचे बनाया है ना। न्यू सिटीज के लिए एप्लीकेबल है बस इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और कोई किसी को आइडिया? क्या कुछ बताया था मैंने स्पेशल क्लास में इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए कि पूरा जो आप ये ग्रोथ कर्व बना रहे हो पूरे एरिया में किसी भी जगह पर पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बताया था, आप में से बहुत से लोग थे स्पेशल क्लास में प्रेजेंट। पूरा जो ये ग्रोथ कर्व आप बना रहे हो, क्योंकि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में आप क्या निकालते हो? सेम जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंक्रीज में भी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद एक और यहाँ पर कॉलम बना लेते हो 30,000 से 60,000, तो इंक्रीज जो पॉपुलेशन है उसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 30 से 60 मतलब 30,000। बाई चांस यहाँ डिक्रीज हो रहा होता तो आप उसको माइनस साइन से कंसीडर करते, है ना। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो आप उसको माइनस साइन से लिखते, इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव से लिख रहे हो। अगर डिक्रीज हो रहा है मैं उसको नेगेटिव साइन से लिखूंगी, तो इसका मतलब अगर डिक्रीज भी हो रहा है चाहे इंक्रीज भी हो रहा है, दोनों का इफेक्ट पूरा कंसीडर हो रहा है इस मेथड में। इस क्वेश्चन का इसीलिए आंसर हमारा जो करेक्टली मैच होगा, आपने सही बताया, ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, अरिथमेटिक ओल्ड सिटीज के लिए और ज्योमेट्रिक न्यू सिटीज के लिए। इंक्रीमेंटल को मैं पूरे इस ग्राफ में किसी भी एरिया की पॉपुलेशन फोरकास्ट करने के लिए यूज कर सकती हूँ। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिजाइन पीरियड ऑफ फॉर डिमांड रिजर्वॉयर एज रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई इज। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करवाया था स्पेशल क्लास में कि आप लोगों को याद रखनी है कि हम लोग कितने ईयर्स के लिए डिज़ाइन करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, और हम लोग किस फैक्टर को कंसीडर करके डिज़ाइन करेंगे। लाइक फैक्टर का मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, या फिर मतलब किस फैक्टर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या फिर आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, इन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा। आपको याद होगा जब हम ये डिज़ाइन करते थे 15 ईयर्स डिमांड रिजर्वायर आपका जिसमें आप वाटर स्टोर करके रखोगे, जिसका डिज़ाइन भी हम पढ़ते हैं बेसिकली कि कितना हमें यहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में डिमांड जो है पानी की वो वेरी करती रहती है। और किसी को आइडिया? ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स आर डिज़ाइन फॉर 15 ईयर्स, इनका डिज़ाइन पीरियड। आपसे पूछा क्या यहाँ पर? डिमांड रिजर्वायर। वाटर ट्रीटमेंट को मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। मेन सप्लाई पाइप्स जो हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन करेंगे फॉर 30 ईयर्स। वेल्स और ट्यूब वेल्स मैक्सिमम डेली डिमांड 30 to 50 ईयर्स।
और डिमांड रिजर्वायर को जो डिजाइन करोगे उसको एवरेज एनुअल डिमांड के लिए करोगे। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 50 ईयर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको बताया था मैंने एक डिफरेंस कि कई बार क्वेश्चन में बोला होगा कि डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर डिजाइन डिमांड रिजर्वायर, है ना। तो आप देखो क्या है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालनी आती है आपको। हम लोग यहाँ पर रिलेशन पढ़ते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, इनके रिलेशन एवरेज डेली, एवरेज वीकली, इन डिमांड के साथ। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आप यहाँ पर डिजाइन करो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर डिजाइन करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालना पड़ेगा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए आप डिजाइन करोगे। अब बात आती है, ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? कोई बता सकता है ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? कैसे निकालते हैं इसको? मैंने बताया भी है ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है, अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, देखो डिमांड रिजर्वायर जो होगा बेसिकली, आप एक ऐसा रिजर्वायर होगा जैसे आप किसी सिटी को मतलब किसी भी एरिया को वाटर भेज रहे हो, कोई एक सिटी है ना। आपको पता है मॉर्निंग में डिमांड वेरी कर सकती है, दिन में डिमांड कुछ और हो सकती है, इवनिंग में डिमांड कुछ और होगी, टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर मैं डिमांड रिजर्वायर की बात करूं, ये सिर्फ किस लिए है? ताकि आपकी जो वाटर की डिमांड है वो आपकी टाइम टू टाइम पूरी हो सके। एक रिजर्वायर आपकी सिटी, आपके एरिया में होता होगा, आपने देखा होगा, जहां से पानी सप्लाई करते हैं पूरी सिटी के लिए। ये वाटर डिमांड, अब अगर मैं देखूं सुबह के 3 बजे हैं, 3 AM, और यहीं पर मैं एग्जांपल लूँ 6 AM, और फिर 9 AM, और उसके बाद फिर 12, मतलब ऐसे अलग अलग 1 PM, ये सब टाइम ले लो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि किस तरीके से डिमांड वेरी कर रही है, अब देखो आपने यहाँ पर एक कर्व पढ़ा होगा, मैं अभी बाद में वैसे टॉपिक कंसीडर करूंगी। डिमांड और सप्लाई बनाते हैं हम लोग विद टाइम, डिमांड सप्लाई, और एक्स एक्सिस में लिखते हैं टाइम। किसी ने पढ़ रखा है ये कर्व? सप्लाई तो हम कांस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कैसे वेरी कर रही है कि रात के 12 बजे कम था, मान लीजिए 3 बजे बिल्कुल कम होगी डिमांड, फिर उसके बाद जितना आपने स्टोर करके रखा है पानी, मतलब आपने मान लीजिए 30 ml वाटर स्टोर करके रखा हुआ है आपने इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए कि 30 ml इतना जो वाटर स्टोर करके रखा है वो इस अकॉर्डिंग रखा है कि एक दिन की वाटर की डिमांड इतनी होती है, कुछ पर्टिकुलर XYZ वैल्यू, लेकिन रात को 3 बजे ये डिमांड कम होती है। डिमांड कम होने की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यस बिल्कुल, मास कर्व यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर जब एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी सुबह से 6 से 9 बजे तक के लिए, तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर पानी की कमी ना आए उस टाइम, उसके लिए हमने ये रिजर्वायर बनाया है। अब किसके लिए डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं, वो अलग टॉपिक है, वहाँ क्वेश्चन भी सब चीजें बताऊंगी आपको मैं, है ना। अभी इसका आंसर जो होगा वो क्या करेक्ट होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग जो आपका डिमांड रिजर्वायर डिजाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। और ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने बाद में, और इसको ध्यान रखना है कि एक तो ये डिजाइन पैरामीटर भी पढ़ने हैं अच्छे से, और कितने कितने ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं। और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज द सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 50 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, और आप लोगों ने शायद अगर एग्जाम्स दिए हुए हों तो आपको आइडिया भी हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है प्रशांत, ऑप्शन ए। और बाकी लोग बताओ। वाटर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाती है, कौन सा एसिड बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, यस, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। राहुल, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग डिजाइन
उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एवरेज मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकाली, वो 60 mld आई, और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकाला, वो आपका 80 mld आया। तो इसका मतलब कि जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करूंगी वो 80 mld के लिए डिज़ाइन करूंगी। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर मैक्सिमम आर्ली ज़्यादा आ रहा है तो आप उसके लिए डिज़ाइन करोगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये बना रहा है ये आपका कार्बोनिक एसिड। तो मेन रीजन जो एसिडिटी का होता है वो हमारा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा गया, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, मेन कॉज ऑफ एसिडिटी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ईजी है। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, जिससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और मिनिमम भी कुछ अमाउंट इसमें हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, मिनिमम कुछ अमाउंट फ्लोरीन का, है ना। मिनिमम कितना अमाउंट प्रेजेंट रहना चाहिए? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। मिनिमम कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर फ्लोरीन या फ्लोराइड कुछ अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, अगर कम हो गए तो भी प्रॉब्लम। यस, 0.5 या फिर 1, और भी बताओ जिन लोगों को पता है, आइडिया है। रेंज जो आप इसकी डिस्कस करते हो, 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। अच्छा, 0.5 ppm होता है या 1 होता है? रेंज क्या पढ़ते हो आप? परमिसिबल जो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या 1 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। पॉइंट, हाँ, मतलब एक रेंज पड़ी होगी कि हाँ इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए और इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेंज का मतलब ये है कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा वैल्यू नहीं जानी चाहिए और 0.5 से या फिर 1 से कम नहीं जानी चाहिए। ये पढ़कर आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे। नेक्स्ट यूट्यूब क्लास परसों होने वाली है। 0.5 लोगे या फिर 1 लोगे, क्योंकि आधे बच्चे यहाँ पर 0.5 बोल रहे हैं आधे लोग, और आधे 1 बोल रहे हैं। ठीक है, बताना मुझे कि क्या लेंगे। यस, एक्सेप्टेबल लिमिट 1.0। चलिए देखना इसका क्या आंसर होगा। इन बेलीज टर्बिडिटी मीटर द लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड। दोनों करेक्ट है। 0.5 मिलीग्राम पर लीटर कहीं जगह मिलेगा आपको और 1 मिलीग्राम पर लीटर भी मिलेगा, लेकिन आपने IS कोड से देखना है, एक बार कोड से देख के आना स्टैंडर्ड कि क्या वैल्यूज ली हुई है उसमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका टर्बिडिटी को मेजर करने वाला, जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स में हमने सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, वो भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है ना, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स टर्बिडिटी। कॉज ऑफ रिजेक्शन इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ही है, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दांतों के साथ साथ बोन्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या फिर राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कन्वेंशनल मेथड होते हैं कुछ, और कुछ मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर्स होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब क्या है? कन्वेंशनल टर्बिडिटी मीटर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मेजरमेंट सेम होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और मेजरमेंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर्स में क्या होगा? परपेंडिकुलर या फिर स्कैटर्ड लाइट मेजर करते हो, स्कैटर्ड लाइट। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है बेलीज टर्बिडिटी मीटर क्या है, इनमें से कन्वेंशनल है या फिर मॉडर्न है। कन्वेंशनल टर्बिडिटी मीटर है या मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर है? बेलीज टर्बिडिटी मीटर। आपको ये देखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, उसके लिए आपको नाम पता होने चाहिए। मैंने स्पेशल क्लास में बार बार ये चीज़ समझाई थी। कन्वेंशनल के लिए 3 नाम याद रखने हैं। आपका एक टर्बिडिटी रोड हो गया, दूसरा JTU जो आप मेजर करते थे, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, याद है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, और तीसरा बेलीज टर्बिडिटी मीटर।
ये तीनों जो है ये क्या है आपके कन्वेंशनल टर्बिडिटी मीटर है, जो कौन सी लाइट मेजर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड लाइट मेजर कर रहे हैं, ना कि परपेंडिकुलर। एब्जॉर्ब्ड लाइट मेजर कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट दोनों सेम है। ये तीनों आपके कन्वेंशनल में आते हैं, ठीक है। ये तीनों किस में आते हैं, कन्वेंशनल में। तो आपको बेलीज पूछा हुआ था, क्या आंसर करेक्ट होगा। देखो बेस, अगर आप ऑप्शन बी बोल रहे हो तो मुझे बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है बी और सी में। एट राइट एंगल टू इंसिडेंट रे और बेस्ड ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल, एक ही बात है। स्कैटर्ड लाइट को मेजर करना या राइट एंगल टू द इंसिडेंट रे को मेजर करना एक ही बात है। तब तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। ये दोनों किसके लिए आपके एग्जैक्ट होंगे, ये बिल्कुल सही होंगे फॉर द मॉडर्न टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, समझ में आई चीज। क्या आंसर करेक्ट होगा इसका, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या फिर जिसने अभी पैरेलल बोला था तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, प्लेटिनम स्केल या प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। आप लोगों ने जिसने भी स्पेशल क्लास नहीं देखी है, इसी मंथ हुई थी, मेरी प्रोफाइल पर आज ही जाना, और 1 मई को पहली क्लास हुई थी आई थिंक, वहाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, तो ज़रूर देख लेना, वहाँ ये सब पढ़ा रखा है। प्रीवियस जितने भी मेरी क्लासेस हुई है राहुल, उनके क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आज जो क्लास हो रही है उसका जैसे डिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस जो डिस्कस करने हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है क्वेश्चंस की यूट्यूब पर, उसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अनअकैडमी पर जाना, मेरी प्रोफाइल ओपन करना, वहाँ पर फ्री क्लासेस या फ्री कोर्सेज करके एक ऑप्शन शो होगा आपको, और वहाँ मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं वो शो हो जाएंगी सारी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, कोबाल्ट स्केल, प्लेटिनम स्केल और प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। तो टर्बिडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ी थी कुछ, जो 1 JTU है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। टर्बिडिटी जो कि 1 JTU है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। जब हम 1 मिलीग्राम सिलिका किस फॉर्म में ऐड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ SiO2, किस में डाल रहे हैं, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। ऐसे बोला था हमने कि टर्बिडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट कैसे प्रोड्यूस होती है। स्टैंडर्ड टर्बिडिटी किसको बोलोगे, टर्बिड वाटर। जब आप 1 मिलीग्राम सिलिका को SiO2 की फॉर्म में 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो जो स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 JTU। तो टर्बिडिटी को मेजर किस स्केल पर कर रहे हैं, प्लेटिनम का यूज किया, नहीं किया ना, सिलिका का यूज किया, तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। प्लेटिनम स्केल किसके लिए यूज होता है, प्लेटिनम स्केल किसके लिए यूज होता है, क्या मेजर करते हैं हम लोग, कलर के लिए, है ना। अगर मैं कलर की बात करूं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कलर जो कि आपकी हेजन है, या फिर आप 1 ट्रू कलर यूनिट बोल सकते हो, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम किस फॉर्म में पानी में डालें, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन। क्लोरोप्लेटिनेट आयन किस में डालें, इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कलर प्रोड्यूस होती है, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कलर इज हेजन। 1 हेजन भी बोल सकते हो या ट्रू कलर यूनिट भी बोल सकते हो। और कलर के लिए हम लोग प्लेटिनम क्लोरोप्लेटिनेट आयन की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में, या फिर कोबाल्ट स्केल में भी मेजर कर सकते हैं। तो प्लेटिनम और कोबाल्ट दोनों सही है, किसके लिए, कलर के लिए सही है, प्लेटिनम कोबाल्ट ये सब, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है सिलिका, तो सिलिका आपका टर्बिडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपका स्टैंडर्ड सिलिका स्केल यूज होगा टू मेजर द टर्बिडिटी। क्लियर है रे ये वाला पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पर जब आगे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ पर कुछ pH वैल्यूज और उनकी रेंज, और साथ साथ में कुछ हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं।
इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक आपका एसिडिक इंडिकेटर, एक बेसिक इंडिकेटर। तो सबसे पहले बात आती है एसिडिक इंडिकेटर। आपका ये वाला क्वेश्चन में इसने टर्बिडिटी पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसने यहाँ पर सिलिका स्केल का यूज किया है टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एसिडिक इंडिकेटर का नाम इसने यहाँ पर लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक इंडिकेटर भी बोलेंगे या मिथाइल ऑरेंज। और बेसिक इंडिकेटर का नाम बताओ। इसकी जो एग्जैक्ट रेंज होती है दैट इज 2.8 to 4.4। फोर्थ लेक्चर नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक बार चेक करना, अगर नहीं मिले तो मैं टीम से बात करूंगी, है ना। अगर नहीं मिलता है, वैसे मिल तो जाना चाहिए। बेसिक क्या होता है? फिनोल्फथेलिन रेड, यही होता है ना। अच्छा, एसिडिक इंडिकेटर की रेंज आपने मुझे बताई 2.8 से 4.4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 2.8 से 4.4 इसको याद रखना है, 2.8 से 4.4, क्योंकि 4.9 जो रेंज दिख रही है वो बहुत पास दिख रही है, तो हो सकता है मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार मैं बात कर लूँगी टीम से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोगों को जैसा भी है। अच्छा, बेसिक इंडिकेटर की एग्जैक्ट रेंज अगर आपसे मैं पूछूं इसी जगह सेम क्वेश्चन में, फिनोल्फथेलिन के लिए एग्जैक्ट रेंज ऑप्शन ए बताओगे या सी बताओगे? 8.6 से 10.3 या 8.6 से 10.5? जैसे मिथाइल ऑरेंज के लिए आपने मुझे एग्जैक्ट रेंज बताई ना 2.8 से 4.4, तो सी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन ए करेक्ट होगा? एट 8.6 से 10.3। अब देखो यहाँ हो गई ना कंफ्यूजन, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, 10.5 और 10.3 है, तो दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम 2.8 और यहाँ 4.9 में भी ये डिफरेंस था। एग्जैक्ट रेंज होती है 8.6 से 10. कंफ्यूज नहीं होना है, अब नोट डाउन कर लो, 8.6 से 10.3 इज एग्जैक्ट रेंज फॉर फिनोल्फथेलिन रेड। अब इसको सारा इरेज कर देते हैं और मैं आपको यहाँ पर सही से लिख देती हूँ, 8.6 से 10.3 फॉर द बेसिक इंडिकेटर। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर, 2.8 से 4.4 एसिडिक इंडिकेटर। ध्यान रखना, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो आप आगे देने जा रहे हो सकता है कहीं पर पूछ ले ये रेंज। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस द एरियोक्रोम ब्लैक टी फॉर्म्स वाइन रेड कलर। आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, उसके आगे लिखा है एरियोक्रोम ब्लैक टी फॉर्म। ठीक है, वाइन रेड कलर एंड टाइट्रेशन चेंजेस द कलर टू। हम लोग हार्डनेस मेजर करते हैं ना, जब हार्डनेस मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए जो आपका मेथड यूज होता है वो क्या होता है? EDTA। यही मेथड का नाम है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। और इसमें आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो? EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी एज अ इंडिकेटर। आप एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर डाल रहे हो और क्या करते हो, आपका EBT एक्चुअल कलर जो इस इंडिकेटर का होगा वो ब्लू कलर होगा जब तक आपने इसमें पानी में इसको नहीं डाला। जब आप इसको हार्ड वाटर में डालते हो, जब आप इसको हार्ड वाटर में डालते हो तो यहाँ पर एक ये किस कलर में चेंज हो जाता है? इसका कलर क्या चेंज हो जाता है? वाइन रेड कलर यहाँ लिखा भी हुआ है। एरियोक्रोम ब्लैक टी को जब आप हार्ड वाटर में डालोगे तो ये वाइन रेड कलर का अगर हो जाए तो ये शो कर रहा है कि पानी अभी हार्ड है। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये वाटर जो आपका ये ब्लू कलर जो आपका वाइन रेड कलर चेंज हुआ है वो फर्दर किस में चेंज हो जाए? ब्लू में जब आपका चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब हार्डनेस रिमूव हो गई है। तो टाइट्रेशन जब आप करोगे तो टाइट्रेशन उस वाइन रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देगी, तो फाइनल कलर आपका क्या होगा? ब्लू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना।
हाँ, ब्लू पिंक तो नहीं, आप इसको वाइन रेड बोलोगे, पिंक नहीं बोलोगे, वाइन रेड बोलोगे, ठीक है। वाइन रेड कलर का हो जाता है, पिंक का नहीं होता। तो एग्जैक्टली ये कलर यही ध्यान रखना है आपने। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्पेशल क्लासेस का आपको वहाँ अनअकैडमी पर मिल जाएगा पीडीएफ। अनअकैडमी ऐप है आपके पास राहुल, यहाँ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ आपको वहाँ क्लासेस बिल्कुल सामने शो हो जाएंगी, वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। आपको जो टर्म नहीं दिख रही है यहाँ पर देखो, पीएच ऑफ वाटर एडमिटेड इनटू अ ट्रीटमेंट प्लांट, आगे वैल्यू लिखी है वॉज 6.0 इन द मॉर्निंग, consequent to inflow of raw water from the different source it changes to 8.0। मतलब मॉर्निंग में pH की वैल्यू कितनी थी 6.0 और इवनिंग में ये वैल्यू चेंज हो जाती है कितनी 8.0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द टाइम मीन pH वैल्यू ऑफ वाटर ओवर दिस 24 आवर पीरियड, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा पीएच निकालने का, दैट इज माइनस लॉगरिथमिक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यही होता है। अब इसने मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, दो पीएच वैल्यूज दी हुई है, एक 6 एक 8। अब मेरे पास चॉइस है, मैं 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करूँ और ये निकाल लूँ। यस, ये स्पेशल क्लास में हमने किया था क्वेश्चन, पर आपने एवरेज इस तरीके से नहीं निकालना है, मीन पीएच निकालने को बोला है, आपने पीएच का एवरेज नहीं लेना है। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है उसका एवरेज लेना है। लाइक pH आपको दिया हुआ था मॉर्निंग में, कितना दिया हुआ था 6.0, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से लिख सकती हूँ 10⁻⁻⁶। और बताओ यूनिट्स क्या लिखूँ इस कॉन्सेंट्रेशन की, जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख रही हूँ इसकी यूनिट्स क्या लिखनी चाहिए मुझे, यहाँ पर मिलीग्राम्स पर लीटर लिखूँ या मोल्स पर लीटर लिखूँ, या इसके अलावा कोई और भी आपको पता हो। देखो हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन कभी पीएच निकालते हुए अगर देके भी रखी है तब भी आपने उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है मोल्स पर लीटर में। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिख भी रही हूँ यहाँ पर, निकाल भी रही हूँ, ये मोल्स पर लीटर में ही है, मिलीग्राम में दी है तो भी उसको चेंज करना पड़ेगा। और पीएच इवनिंग में कितना हो जा रहा है हमारा 8.0, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। अब मुझे एवरेज पीएच निकालना था, मैं पीएच वैल्यू का डायरेक्ट एवरेज नहीं ले रही हूँ, मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज ले रही हूँ। तो मॉर्निंग में 10⁻⁻6 प्लस इवनिंग में 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज। अब आपको पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कौन सी कॉन्सेंट्रेशन लोगे आप, जो आपने एवरेज करके निकाली है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब आपसे एवरेज पीएच निकालने को क्वेश्चन में पूछा, आप क्या करोगे, डायरेक्ट पीएच वैल्यू का एवरेज नहीं लेंगे, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज निकालेंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपका यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया, क्या क्या वैल्यूज आ रही है बताओ। ऑप्शन 6.3 आ रहा है या ऑप्शन डी आ रहा है, सिक्स 6.29 आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हो इसको, 6.296 आ रहा होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 6.296 सबसे अप्रॉक्सीमेटली मतलब 6.3 हम इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखा हमने यहाँ पर, एवरेज पीएच बोला है तो H पॉजिटिव आयंस का एवरेज निकाला और वहाँ से पीएच एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रखा है इसमें। हाँ, अब देखो टोटल हार्डनेस इज 150 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 एंड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज 230 मिलीग्राम पर लीटर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। पहली बात क्या पता होना चाहिए, टोटल हार्डनेस वाटर में जो होगी दैट इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है। दूसरी चीज, आप यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालोगे, कार्बोनेट हार्डनेस इज द मिनिमम ऑफ, किस किस का मिनिमम होता है, एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस। आप किसी क्वेश्चन में टोटल हार्डनेस निकालो, एल्कलिनिटी फाइंड आउट करो, इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कार्बोनेट हार्डनेस होगी। ठीक है। नहीं, ये ईएससी के क्वेश्चंस नहीं है जो पीएच वाले मैंने करवाए। अगर ईएससी में क्वेश्चन ऐसा कोई पीएच का आ जाता है तो वो सिंपल आएगा, लाइक मतलब 10⁻⁻�6 कॉन्सेंट्रेशन दी है तो पीएच सीधा 6 आ गया, मतलब इजी आएगा जो सॉल्व हो जाए विदाउट कैलकुलेटर। ये जो अभी मैंने आपको इससे पिछला क्वेश्चन करवाया ये वाला गेट का क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, कार्बोनेट हार्डनेस किन किन का मिनिमम होता है, एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस का। एल्कलिनिटी ऑफ द वाटर सैंपल कितनी है 230 और टोटल हार्डनेस कितनी है 150। इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, कार्बोनेट हार्डनेस, इन दोनों का मिनिमम कितना है 150। इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस इज 150 मिलीग्राम पर लीटर, ए में भी बोला हुआ है और बी में भी बोला हुआ है। अच्छा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालोगे, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। वाटर में सबसे पहले कार्बोनेट हार्डनेस निकाली, कैसे निकाली, एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस का मिनिमम देखा, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 150 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये 150 मिलीग्राम पर लीटर क्या था, कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितनी है दे रखी 150 मिलीग्राम पर लीटर, तो 150 माइनस 150, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना आ गया 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें तो हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी। 150 मिलीग्राम पर लीटर और 0 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बोलो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत सिंपल था, कभी भी आपको कार्बोनेट हार्डनेस निकालने को आए आपने एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस निकाल लेनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एल्कलिनिटी जो वाटर में एल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस कौन कौन से होते हैं, एल्कलिनिटी कॉजिंग आयन किस किस कौन कौन से मेन आयंस हैं एल्कलिनिटी कॉजिंग। यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कार्बोनेट, एल्कलिनिटी किस किस आयंस की वजह से होती है, कार्बोनेट आयंस की वजह से, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। एल्कलिनिटी की कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले क्वेश्चन में तो क्या होगा, ये आपका वाटर सैंपल है, ये क्या है आपका वाटर सैंपल। ठीक है, वाटर सैंपल में जब आप कोई एसिड ऐड करते हो, एसिड ऐड करना मतलब H पॉजिटिव आयन को ऐड करना, यही होगा, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस के टाइम आएगा आंसर। एल्कलिनिटी कॉजिंग आयंस होते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या कहा, अगर आप पानी में एसिड ऐड कर रहे हो, एसिड कोई भी ले लो, H2SO4 HCl, सब में H पॉजिटिव आयन होगा। जब आप पानी में H पॉजिटिव आयन को ऐड करोगे तो पानी में कौन कौन से आयंस ऐसे प्रेजेंट हैं जो इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मेजर आयंस हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। yes, ability to neutralize these H positive ions, ability to neutralize, ये याद रखना है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, इसको हमने क्या बोला है एल्कलिनिटी। तो जब आप यहाँ पर एसिड डाल रहे हो तो इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। कार्बोनेट आयंस की वजह से जो एल्कलिनिटी होती है इसको आप यहाँ पर बोल दोगे कार्बोनेट एल्कलिनिटी। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से जो होगी इसको बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, और हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से जो है उसको कास्टिक एल्कलिनिटी भी बोल देते हैं या हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। A 13 milliliter sample of treated water require 200 ml of odor-free distilled water to reduce the odor to level that is just precipitable. What is the threshold odor number? Threshold odor number को हमने पढ़ा था, इसको डाइल्यूशन रेशियो भी बोल सकते हैं या डाइल्यूशन फैक्टर, कि कितना आप डाइल्यूट कर रहे हो पानी को। जो फॉर्मूला हमने इसका पढ़ा है दैट इज A + B/A।
अब है क्या, ये एक वेस्ट वाटर है या फिर कोई वाटर सैंपल है जो आपका 13 ml का था। ये क्या है, एक 13 ml का सैंपल है जिससे बैड ओडोर आ रही है। आप ओडोर फ्री बनाने के लिए इस 13 ml सैंपल में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो 208 ml। ठीक है, ये 13 ml का था, आपने क्या किया, इसमें धीरे धीरे कुछ कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया जो बिल्कुल प्योर है, जिससे कोई बैड ओडोर नहीं आ रही है। आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहे हो 10, 20, 30, 40। आपने क्या देखा कि जब 200 ml ऐड कर देते हो इस 13 ml में तो ये बिल्कुल ओडर फ्री हो जाता है। तो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर आपका क्या आएगा, ए कितना है 13 ml प्लस ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओडोरस वाटर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओडोरस वाटर। बी क्या है हमारे पास, ओडोर फ्री या फिर डिस्टिल्ड वाटर कितना ऐड किया आपने इस पानी में। आपने 208 ml डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड किया, डिवाइडेड बाय ए क्या है आपका, अगेन ओडोरस वाटर का वॉल्यूम 13 ml। तो यहाँ से निकल के आएगा आपके पास थ्रेशोल्ड ओडर नंबर। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए 13 प्लस 208 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आ रहा है आपका 17 यहाँ से वैल्यू। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है 13 ml उस सैंपल का वॉल्यूम जिसको आपने ओडोर फ्री बनाना था। बी उस सैंपल का वॉल्यूम जो आप डिस्टिल्ड वाटर इसको ओडोर फ्री बनाने के लिए ऐड कर रहे हो। कितना ऐड कर रहे हो, 208 ml ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड ओडोर नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 17। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ESC 2002 में आया था ये क्वेश्चन। द पॉपुलेशन फिगर इन अ ग्रोइंग टाउन एज फॉलो। ईयर दे रखे हैं 1970, 80, 90 और 2000 और ये पॉपुलेशन दी हुई है। द प्रिडिक्टेड पॉपुलेशन इन ईयर 2010 बाय अरिथमेटिक रिग्रेशन मेथड। जैसा क्लास में आज फर्स्ट क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और बताएंगे आप मुझे। फॉर्मूला आई होप सभी को पता है, किसी को नहीं पता तो पूछ सकते हो। सॉल्व कर लिया या पहले सॉल्व किया था आप लोगों ने, पीडीएफ से पहले कर रखे थे क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि टाइम तो लगेगा कैलकुलेशन में थोड़ा। ऑप्शन सी 3 लोगों ने बता दिया, बाकी भी करेंगे आंसर। अच्छा, पीडीएफ से पहले कर लिया था, ठीक है। तो बाकी लोग भी देखो, जो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसका पीडीएफ आज की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले क्वेश्चंस कर लेते हो तो भी सही है, और जिसमें डाउट रहता है वो आप पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या हमने सबसे पहले सेम किया। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। तो यहाँ पर पी एन जो निकालना है वो ईयर 2010 की पॉपुलेशन निकालनी है, और पॉपुलेशन जो गिवन है वो ईयर 2000 की दी है, दैट इज़ योर 58,000 प्लस। और इन दोनों के बीच अगर हम डिकेड्स देखें, ईयर 2010 के बीच 10 सालों का डिफरेंस है, नंबर ऑफ डिकेड 1 है। बात आती है एक्स बार निकालने की। एक्स बार यहाँ से निकाल लो, ये हमने कॉलम बनाया दूसरा किसका, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का। तो इंक्रीज कितना कितना हो रहा है, 40 से 46 6,000 का, 46 से 53 7,000 का, और 53 से 58 5,000 का। ठीक है, ये सारा इंक्रीज डिवाइडेड बाय 3 कर दो, एवरेज वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि एवरेज कितना हर डिकेड में इंक्रीज हो रहा है आपका पॉपुलेशन, और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है, तो 6,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 3 करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करो, और पॉपुलेशन आ जाएगी इन ईयर 2010। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 64,000। हाँ, जो क्वेश्चंस का पीडीएफ हो वो सारा राहुल यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो पहले मेरी क्लासेस हुई हैं आज चेक करना आपने। ठीक है, इससे पहले जो मेरी क्लासेस हुई है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरी क्लासेस होती है,
और वो सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, उनके डिस्क्रिप्शन चेक करना, तो वहाँ पर PDF मिल जाएंगे उन सभी क्लासेस के। लाइक आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास का PDF डाल रखा है मैंने, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट आए, आप क्लास में पूछ सकते हो और सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो अभी मैं आपकी जो सेशन हो रहा है इसका डिस्क्रिप्शन चेक करना, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास का PDF। इसी तरह पिछली क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आज की क्लास का PDF शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्विपमेंट और पैरामीटर, इन दोनों को हमें मैच करना था। तो इक्विपमेंट क्या क्या लिखे हुए हैं, टिंटोमीटर, नेफ्लोमीटर, इमोफकोन और मफल फर्नेंस, ये 4 लिखे हैं और ये 5 वैल्यूज दी हैं। तो सबसे पहले जो आपको सबसे इजी लगता है उसको मैच करो। तो टिंटोमीटर का यूज किया जाता है कलर मेजर करने के लिए, पहली बात। ए के साथ मैं 2 मैच कर देती हूँ। नेफ्लोमीटर, आपने यूनिट पढ़ी होगी टर्बिडिटी के केस में NTU, है ना। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट NTU। तो नेफ्लोमीटर कहाँ पर किससे मैच होगा, टर्बिडिटी से, मतलब B के साथ 3 मैच हो रहा है। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका A के साथ 2 मैच होगा और B के साथ 3 मैच हो रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक करो तो कोई भी ऐसा नहीं है ना। हाँ, लास्ट जो क्लास हुई थी शायद आप बोल रहे हो वो नहीं मिल रही आपको, उस क्लास के मतलब डिस्क्रिप्शन में आज की क्लास का PDF होगा। इससे पहले जो क्लास हुई है उसका जो टाइटल था वो है प्रैक्टिस सेशन जो सॉइल मैकेनिक्स का है, ठीक है, पार्ट 5 है, प्रैक्टिस सेशन ऑन सॉइल मैकेनिक्स पार्ट 5। आई होप मिल जाएगा आपको, एक बार चेक करना यूट्यूब पर, ठीक है। क्लास के बाद चेक करना, नहीं मिलता तो बताना। नेक्स्ट क्लास आपकी फिर एक दिन बाद छोड़कर मतलब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, सी इमोफकोन। इमोफकोन जो होता है वो किस लिए यूज होता है, सेटलेबल सॉलिड्स के लिए। इमोफकोन का जब हम यूज करते हैं, हम पानी को इसमें डाल देंगे और हम कितने टाइम तक के लिए सेटल होने देंगे सॉलिड्स को, मतलब किन सॉलिड्स को बोलोगे सेटलेबल सॉलिड। कुछ पर्टिकुलर टाइम होता होगा कि कितने टाइम तक पानी को हमें बिल्कुल यहाँ पर क्विसेंट कंडीशन में रखना है या फिर रेस्ट की स्टेट में रखना है। 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए। ये टेस्ट परफॉर्म किया होगा आपने अपने वेस्ट वाटर में भी, ये सेटलेबल सॉलिड्स निकाले होंगे। सेटलेबल सॉलिड्स हम उसको बोलेंगे अगर आप इस इमोफकोन में पानी को 2 आवर्स के लिए रखते हो, नहीं 1 आवर के लिए नहीं, 2 आवर्स के लिए, डिटेंशन पीरियड 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स में जो सॉलिड्स यहाँ सेटल हुए होंगे उसको सेटलेबल सॉलिड बोलोगे, ठीक है। और 30 मिनट्स वाली बात आती है, वो आता है जब आप एक टर्म पढ़ते हो दैट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ये भी आपका वेस्ट वाटर में आप पढ़ोगे। 30 मिनट्स के लिए जब आप रखोगे तो कितना सॉलिड नीचे इकट्ठा हो रहा है, तो वो अलग चीज़ है। सेटलेबल सॉलिड आप 2 आवर्स के लिए, ठीक है। हाँ, तो आपका ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट। अ टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी ऑफ द वाटर सैंपल आर, क्या लिखा है, टोटल हार्डनेस इज 200 मिलीग्राम पर लीटर और एल्कलिनिटी दी हुई है 260 मिलीग्राम पर लीटर। What is the value of carbonate hardness and non carbonate hardness? तो टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी का जो मिनिमम होगा दैट इज योर कार्बोनेट हार्डनेस, है ना। तो कार्बोनेट हार्डनेस हमारा कितना आ गया, 200 मिलीग्राम, CH इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालेंगे, NCH इज इक्वल्स टू TH टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस मुझे यहाँ पर 200 दी हुई है, माइनस कार्बोनेट हार्डनेस भी 200 दी है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब बाकी के जो आज की क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हमने करने थे या 2-4 कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना आपकी जितनी भी यूट्यूब क्लासेस होती हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रहती हैं। और टाइमिंग नोट डाउन कर सकते हो सभी, 11:30 से 12:30। और आप आज ही यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करना, आपको मेरे पुरानी जितनी भी यूट्यूब क्लासेस हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। और स्पेशल क्लास आई थिंक आपकी मतलब परसों यूट्यूब क्लास है, उससे नेक्स्ट डे होगी। मैं आपको ये मतलब बता दूंगी या तो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी स्पेशल क्लास का, क्योंकि अभी एक मेरा प्लस कोर्सेज चल रहे हैं 2 साथ में, तो उस वजह से, या फिर संडे को कोई 2 क्लासेस हम लोग ले लेंगे,
जैसे मैंने 2 क्लासेस रखी थी लास्ट संडे को भी, तो 2 क्लासेस हम लोग संडे या सैटरडे संडे इन टाइम पे रख देंगे, ठीक है। अनअकैडमी की जो क्लास है उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, आप मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पर, है ना। तो वहाँ पर जब भी मैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जब भी आपका वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लास आने वाली होगी। और वहाँ पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जिसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं पढ़ा रही हूँ। तो कोशिश करना कि पुराने जितनी भी क्लासेस मैंने ले ली है वो पढ़ाई कर लो वहाँ से, जब तक नेक्स्ट क्लास आती है। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक मैंने पीएच पढ़ाया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा स्पेशल क्लास में वो है एल्कलिनिटी पर। और नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने परसों करने हैं वो आपको यहाँ आज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज के पीडीएफ में मिल जाएंगे, है ना। हाँ, कल स्पेशल क्लास नहीं हुई थी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सिमरन कपूर लिखना, तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे टेलीग्राम में, ठीक है। वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आती रहेगी कोई भी नई स्पेशल क्लास की भी और यूट्यूब क्लास की भी आपको। और साथ में अनअकैडमी पर फॉलो करना, तो वहाँ भी आपको कोई भी फ्री क्लासेस आगे वाली होंगी तो उसकी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते टाइम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड वहाँ पर ज़रूर यूज़ कर सकते हो। एंड माय रेफरल कोड इज सिमरन गेट। आपको मेरा नाम लिखना है, आगे गेट लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी प्लस ले रहे हो, आप मैकेनिकल या किसी और ब्रांच से भी हो, तो भी आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा इस रेफरल कोड का यूज़ करके जब आप सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है। अभी की क्लास को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास जो कि यूट्यूब क्लास आपकी परसों होगी, आज उसका पीडीएफ आपने देख लेना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।